पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो है जी कि ज़ाहिर है हम एक फाउंडेशन, बार बार मैं आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को मैं अक्सर बताता हूँ कि एक स्टेट का एक स्ट्रक्चर है। एक स्टेट का स्ट्रक्चर क्या बेसिक इंस्ट्रूमेंट है? द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि भाई ये स्टेट का स्ट्रक्चर होगा, ये 3 पिलर होंगे और इसके बाद ये इसके लोग होंगे और ये सारा मुल्क का निज़ाम चलाएंगे। अब जब वो लोग तय हो गए तो उसके साथ बिल्कुल अलाइड बात ये है कि पैसा कहाँ से आएगा? क्यों? क्योंकि एक भी कोई भी काम करना है तो पहले आपको लोग चाहिए, एक इदारे चाहिए और फिर उसके बाद पैसे चाहिए। अब अभी लिखा हुआ था कि एफबीआर ने इस साल कोई 8 से 9 हज़ार अरब रुपया टैक्स इकट्ठा किया। अब वो 8 से 9 हज़ार अरब रुपया गवर्नमेंट की किटी में चला गया, डिफरेंट लोगों ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो पैसे डाल दिए। सो जिसको हम कहते हैं जी इट्स ए पब्लिक मनी। पब्लिक मनी का क्या मतलब है कि जो बंदा वहाँ पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, पैसा जब वो इस्तेमाल करेगा तो वो उसका पैसा नहीं है। इट्स नॉट हिज मनी, इट्स गवर्नमेंट्स मनी, रादर इट्स पीपल्स मनी। तो वो क्या उस पर रिक्वायरमेंट है कि वो पैसा ऐसे ही खर्च करे जैसा कि वो अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ खरीदता है। जब वो अपनी ज़ात के लिए चीज़ खरीदता है या हम अपनी ज़ात के लिए चीज़ खरीदता करते हैं तो क्या दो बेसिक प्रिंसिपल हैं? अगर हम मार्केट में अभी जाते हैं और हम कहते हैं जी हमने एक प्रिंटर ख़रीदना है, तो क्या दो, आपके ख्याल में दो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या होंगे? हम में से एक बंदे को कहते हैं जा यार ले आओ ऑफिस सेंटर से प्रिंटर, तो अच्छी क्वालिटी मिले यस, और कम से कम पैसों में। here you are. Words for money. So it's not a rocket science. What you will see, one, it is the of the best quality. Two, it is of the best price. ठीक है ना जी? सो सादा प्रिंसिपल है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन क्या है कि जब वो कोई किसी के पैसों का खरीदे तो फिर देर इज ए चांस कि वो जो है ना जी वो कहे यार ठीक है मुझे क्या इतनी टेंशन या डिलीजेंस की ज़रूरत है। टेलीफोन पे के अगर बहुत ईमानदार भी है तो उतनी डिलीजेंस नहीं करे और किसी को कह दे कि यार ले आ, एंड होपफुली इज़ नॉट इसमें करप्शन का एलिमेंट ना हो। लेकिन क्योंकि देखें, क्योंकि फिर पूरी दुनिया में ये मामला चलता है तो वो प्रिंसिपल्स जो एक इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल तो अपनी डिलीजेंस करेगा, 5 जगहों से चेक करेगा, देखेगा बेस्ट है, फिर 5 जगहों से पता करेगा कि यार इससे भी सस्ता कहीं से मिलता है तो मिल जाए। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया में एक उन्होंने क्या कहना चाहिए फ्रेमवर्क बना दिया पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, कि जो असूल नेचुरल लॉ टाइप चीज़ है ना, ये भी एक नेचुरल जस्टिस या नेचुरल लॉ है कि भाई आप जब आपको पता है कि आपने बेस्ट देखना है और सस्ता देखना है तो उसका इन दो फाउंडेशन पे एक उन्होंने क्या किया, फ्रेमवर्क बना दिया। अच्छा, फ्रेमवर्क का मैं आई कैन टेल यू एब्सोल्यूट टर्म, इन एब्सोल्यूट टर्म्स दिस फ्रेमवर्क कैन बी curtailed within 50 pages and that's it. You can have a public procurement framework of a country consisting of 50 pages and that's it. मतलब मे बी फॉर अफ़गानिस्तान, मे बी फॉर सिंगापुर, मे बी फॉर पाकिस्तान, कि अगर आप प्रोक्योरमेंट के एक्सपर्ट हैं और आप वो कहें यार ये तो प्रोक्योरमेंट को हम देख रहे हैं, ये तो हज़ारों पेजेस हैं, तो आप क्या मेहरबानी करें कि आप हमें ना कोई 50 पेजेस का एक फ्रेमवर्क बना दें, हम जो है उसके अंदर रहते हुए बेस्ट जो है ना वो चीज़ भी ले लें, सस्ती भी ले लें और ये इट विल कैटर फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अब ये देखें व्हेन यू गो इन डिटेल और मे बी फ़र्ज़ करें कोई मुझे कहे कि जी सरकार ने एक सोलर पावर प्लांट लगवाना है 100 मेगावाट का। अब यहाँ से क्या होगा कि जो सेकेंडरी स्पेसिफिकेशंस है ना वो दोज वुड रिक्वायर कि उन 50 पेजेस से निकल के एक 400 सफ़ों का बिडिंग डॉक्यूमेंट ही बनाना पड़ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जब आप 12-14 अरब रुपया खर्च करके हुकूमत का एक पावर प्लांट लगाने लगे हैं तो आपने देखें, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर वो वही काम करेगा उन 400 सफ़ों के अंदर जो लिखा होगा। वो क्या करेगा, कोशिश वो करेगा कि भाई 12-13 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 6 अरब में लगा दूंगा। आप देखें ना, अब दोनों तरफ से अगर उतने ही काबिल नहीं लोग बैठे होंगे कि एक तो ये था कि गवर्नमेंट में जो लोग वो टेंडर डॉक्यूमेंट या बिडिंग डॉक्यूमेंट बना रहे थे दे वर नॉट एक्सपर्ट्स, सो probably they would end up drafting a bidding document
वेयर देर इज़ ए चांस कि जो कॉन्ट्रैक्टर है ही माइट मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड नॉर्मली दे डू, और इसमें कोई मतलब हार्म भी नहीं है, बट एज लॉन्ग एज कि जो डिलीजेंस के साथ एक डॉक्यूमेंट बना हो और बनाने वालों को पता हो ए टू जी कि भाई ये इसमें प्लांट में क्या 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 प्रोसेस होगा और कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, किस टाइम पे क्या करना है, तो फिर जो है ना जी जो क्या कहना चाहिए आपका प्लानिंग और स्पेसिफिकेशन का पता हो हमारे लोगों को, सो लगवाने वाले भी उतने काबिल हों, लगाने वाले भी उतने काबिल हों, तो फिर क्या होगा, फिर ये एक एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट होगी। तो तीन चीज़ें जो है ना बेसिकली पब्लिक प्रोक्योरमेंट में सरकार करती है। वन, दे बाय गुड्स, और गुड्स की डेफिनेशन आपको पता है, लंबी चौड़ी गुड्स की डेफिनेशन है, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ अ गुड। सो वेन एवर दे नीड ए गुड, एक लैपटॉप खरीदना हो क्या करेगा, क्या ख्याल है आपको, हम सोच तो रहे हैं अभी, एक सीईओ का आज एक एम्प्लॉई है, उसने कोई से फॉर 100,000 की लिमिट तक उसने एक करना है, एक लैपटॉप ख़रीदना है, सीईओ ने आज ही असिस्टेंट मैनेजर बैठा है और उसने काम पे उसको बिठा दिया है। अब एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का सीईओ है, वो क्या करेगा आपके ख्याल से, क्योंकि ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो वो पूछेगा सीईओ से कि आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन चाहिए लैपटॉप में, किससे पूछेगा? वह जिसको चाहिए कि कितनी जीबी होना चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी रोम नहीं, ये तो होनी वो डिसाइड करेंगे ना, ये वो बंदा तो नहीं, एम्प्लॉय तो नहीं बताएगा, दे विल रादर डिसाइड, चाहिए। हाँ दे यू नो द इंस्टीट्यूशन वुड डिसाइड कि असिस्टेंट मैनेजर आएगा तो इसको इस स्पेसिफिकेशन का हम देंगे। तो स्पेसिफिकेशन हमें चूज़ करनी पड़ेगी, फिर हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज के मतलब मुताबिक देती है, यस, और और कितनी क्वालिटी का है, क्या मतलब उसका प्रोसेसर कैसा है हाँ, वगैरह है अच्छा, सब। उसमें उसमें पता क्या है, उसमें प्रोक्योरमेंट रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर आप अप टू 200,000 की कोई चीज़ खरीदते हैं तो देन यू कैन डायरेक्टली प्रोक्योर इट। लेकिन ना उन्होंने हाथ भी नहीं बांधे हुए, सरकार ने ऐसा भी किया है कि उन्होंने मिनिमम बेंचमार्क दे दिए हैं कि इस बेंचमार्क के अंदर अंदर अगर आपके पैसे हैं तो फिर आप जाके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके एक ही वेंडर से ख़रीद सकते हैं। आपका 200 हाँ, अप टू 200,000, ये चेक कर लीजिएगा अपना, ये फेडरल के हो सकता है, फेडरल पेपरा में ये डिफरेंट अमाउंट हो, और जो प्रोविंशियल पेपरा है उसमें हो सकता है ये डिफरेंट हो। तो मिसाल आपको सिर्फ ये एक्सेप्शन के तौर पे बता रहा हूँ, और क्या वैसे हो सकती है एग्जांपल वेयर प्रोक्योरमेंट रूल्स वुड नॉट अप्लाई आपके ख्याल में, और वो कहेंगे जी डायरेक्ट जाके ख़रीद लें फ़ौरन। देर आर टू मोर इंस्टेंसेस ये वेयर जो आपकी डिफेंस इक्विपमेंट होती है, डिफेंस के साथ आप एमरजेंसी को भी बहरहाल ऐड करें। एमरजेंसी अगर आपके मुल्क में है, और यू नो इसके लिए तो एक टाइम चाहिए ना, पूरा एक डिलीजेंस का प्रोसेस चाहिए। एक तो है एमरजेंसी प्रोविजंस है पेपरा में कि अगर कोई मुल्क में खुदा न खास्ता कोई हंगामी हालत है, या बंदा डिसाइड करता है या गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकती, क्या कहना चाहिए आफ्टर ए ड्यू, मतलब जो टाइम टेकिंग है काफ़ी, तो फिर वो उसमें से कर लेंगे। और दूसरा दूसरा क्या हो सकती है, एक और भी बड़ी सादा एग्जांपल है, वो है टोयोटा या होंडा, व्हेन देयर इज़ ए सिंगल मैन्युफैक्चरर। अगर आपने टोयोटा की गाड़ी ख़रीदनी है सरकार ने, तो वो ये नहीं करेंगे जाके पहले टेंडर लें टोयोटा से जाके, क्योंकि टोयोटा वो कहेंगे भाई आप आ गए हैं, हमारी गाड़ी की ये प्राइस है, देयर इज़ ए फिक्स प्राइस फॉर एवरीवन, सरकारी ख़रीद ले या प्राइवेट ख़रीद ले। तो इवन इन दिस केस डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग इज़ परमिसिबल, अगर उन्होंने होंडा या टोयोटा या कोई भी जो वेंडर है वो एक सोल वेंडर है उस चीज़ को बनाने वाला। सर क्वेश्चन था, जो टोयोटा है ये अगर लेट्स से डिसाइड करती है गवर्नमेंट हमने टोयोटा की ही गाड़ियाँ खरीदनी हैं, हाँ, तो ये तो इट्स अ वायलेशन नहीं है, व्हाई नॉट होंडा, व्हाई नॉट किया, you can, you have to draw a line, humanly possible, yes you're right, ए डिप्टी कमिश्नर माइट से यार मुझे होंडा बड़ी ज़बरदस्त है इस डिपार्टमेंट के लिए, कमिश्नर के पास फाइल चली जाओ कि यार क्या बात कर रहे हो, टोयोटा तो फारेगा, होंडा की खरीदो, एंड चीफ मिनिस्टर के पास जाए वो कहे नहीं यार ये भी नहीं ठीक, होंडा है खरीदें। सो दैट्स राइट, बट देर इज़ नो लीगल बार राइट। एज लॉन्ग एज दे आर क्लियर अबाउट। देखें ना, ये सरकार को अब लॉ ही दे रहा है एक तरह से गुंजाइश
कि अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए, एट द सेम टाइम द लॉ शुड एक्सपेक्ट कि लोग रीज़नेबल हैं, अकल वाले हैं। तो यहाँ पे आपको शायद ये लीगली चैलेंजेबल नहीं है कि अगर वो सरकार ये तय कर ले कि जी हमने टोयोटा ख़रीदनी है और हम पिटीशन कर दें नहीं भाई होंडा ख़रीदें क्योंकि होंडा ज़्यादा बेहतर है, सो दैट वुड फेल। तो यहाँ पे गुंजाइश है लॉ में। लॉ ये कहता है कि अगर आपको चाहिए और जो है, अच्छा हाँ, इसकी बड़ी एक ब्लैटेंट एग्जांपल ये हो सकती है कि कोई चाइना की नई कंपनी अभी आई है अचानक और टाइम टेस्टेड नहीं है, तो शायद इस केस में वो थोड़ा सा अगर अदालतें या वो थोड़ा सीरियसली लें इस चीज़ को कि यार ये क्या कर रहे हैं, टोयोटा से पहले ले रहे थे 8 साल से या 12-14 साल से, अब ये अचानक चाइना में जा रहे हैं। तो आई डोंट नो हाउ वुड द कोर्ट रिएक्ट, बट वो बड़ा ही अनरीजनेबलनेस अगर आप दिखा दें तो शायद उसमें। अच्छा, गुड्स, देन देर आर सर्विसेज लाइक लीगल सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी टेक्निकल सर्विसेज हैं, सर्विसेज हो गई। और तीसरा है आपका वर्क्स। वर्क्स में क्या क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन वगैरह कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर बना रहे हैं आप, सड़कें बना रहे हैं आप, पावर प्लांट बना रहे हैं, सो एनीथिंग जो भी आपने मार्केट से क्या करना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई सर्विस वकील हायर करना है, या फिर आपने कोई काम करवाना है, तो ये जो लॉ है इट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अच्छा, एक ऑर्डिनेंस है 2002 का पंजाब में, और जो इदारा रेगुलेट करता है उसी पेपरा ऑर्डिनेंस के अंदर उसको क्या बोलते हैं जी, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और उसी के अंडर जो है ना जी पेपरा रूल्स हैं 2004 के हैं, लेकिन दीज आर अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ, 12 वाले अब जो है 12 में लेटेस्ट इसकी अमेंडमेंट आई हुई है, हो सकता है उसके बाद भी कोई आई हो। सो बेसिक प्रिंसिपल अब हमने देख लिया, दीज आर वैल्यू फॉर मनी, देन देयर हैज़ टू बी ए कंपटीशन, एंड जो इन्होंने बात की थी द प्रोसेस शुड बी फेयर। ठीक है ना जी, आपने क्या, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू बाय द बेस्ट थिंग इन ए मोस्ट competitive ऑन द मोस्ट competitive प्राइस, बट द प्रोसेस हैज़ टू बी अंडर गॉन थ्रू ए कंपटीशन, और कंपटीशन किन लोगों के दरमियान होगा? who are equally well placed, you know, गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि उन लोगों के दरमियान कंपटीशन करवाए जो कैपेबल हैं। अब यहाँ पे जो बेसिकली अकल अप्लाई करने की ज़रूरत है ना, कि जो टेंडर बना रहा है वो कैसे बना रहा है, ऐसा ना हो, क्योंकि देखें बात यह है कि जिसको भी आपने बुला लिया टेंडर के लिए उसको निकालने के लिए आपको एवेल्यूएशन चाहिए। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी कि ये Here you are, since you know that since it's a public money involved, rather everyone can challenge this process। जो कोई भी सरकार कर रही है ना आज के दिन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हो सकता है थोड़े चैलेंजेस हों, क्या लोकल स्टैंडर्ड पे जज कहे कि जी आप कहाँ से आ गए हैं, बट देर इज़ आल्सो यू नो वेरी गुड चांस कि वो ले ले PIL में, वो कहेगा जी ठीक है अब सरकार का पैसा है, इतने करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट हो रहा है, ख़राब कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, सारा टेंडर डॉक्यूमेंट ही गलत है। तो वहाँ पे फिर क्या वो करते हैं, जितना अच्छा टेंडर डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें फिर क्या होगा कि वो वही लोग आ सकेंगे टेंडर में जो कैपेबल हैं। उसके लिए आपके ख्याल से क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती होंगी टू मेक श्योर दी कम्पिटेंट पीपल कम्स, क्या क्या होगा आपके ख्याल में, उसका क्या क्या देखेंगे उस बंदे का या कंपनी का जो आ रहे हैं? फ़र्ज़ करें पावर प्लांट लगाना है, तो क्या आप टेंडर डॉक्यूमेंट में क्राइटेरिया देंगे? सबसे पहले तो आई थिंक यही होगा कि जो कंपनी है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है, ये नहीं कि कोई ठीक, और टू बी मोर प्रिसाइज, फाइनेंशियल हिस्ट्री उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे कि हियर यू आर, ये किसने वो आप किसने उनसे बहुत पूछेंगे भाई हमने 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना है, आपने कितने 100 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए हैं? तो आप टेंडर डॉक्यूमेंट में ये लिख सकते हैं कि जी मिनिमम 200 मेगावाट के पावर प्लांट्स इन्होंने पिछले 5 साल में लगाए हों। नाउ इस लाइन के लिखने से यू हैव एक्सक्लूडेड ऑल दोज inexperienced in relative terms, inexperienced firms who have not installed a power plant up to 200 megawatts। तो फिर आपने क्या किया, आपने सरकार ने अपनी अकल से अच्छे लोगों को जो कैपेबल हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, वो आ गए। अब दूसरा पहलू क्या है? दूसरा ये है कि भाई अब एक 100 मेगावाट का पावर प्लांट कायद आज़म सोलर जो है वो उस वक्त $13 अरब का लगा था, सॉरी 13 अरब रुपए का।
तो वो आज के दिन में वही पावर प्लांट जो है वो तकरीबन 10 में भी 8-9 अरब रुपए में लग सकता है। तो फिर ये है कि आप देखेंगे कि आप इस तरह की फाइनेंशियल जो है वो उनसे बिड्स मांगेंगे, जिसके तहत यू विल मेक श्योर कि अच्छा हाँ, एक फिर आप स्पेसिफिकेशन में दे देंगे कि सोलर पैनल किस क्वालिटी के लगेंगे, इन्वर्टर्स किस क्वालिटी के लगेंगे, केबल्स आप किस कंपनी के यूज़ करेंगे, माउंटिंग आप किस कंपनी की यूज़ करेंगे, या किस स्पेसिफिकेशन की, रादर कंपनी की नहीं, किस क्वालिटी की यूज़ करेंगे। तो ये हो गया जी। फिर उसके बाद आपका आ गया जी, मैंने बता दिया प्रोक्योरमेंट का। अच्छा, प्रोक्योरमेंट के इदारे का क्या काम होगा आपके ख्याल से, जो हम पेपरा ऑर्डिनेंस जब आपको अभी हम दिखाएंगे, व्हाट वुड बी द मेन फीचर्स ऑफ द पेपरा? एक तो रेगुलेट करे सारी चीज़ों को, Yes. कहाँ से कहाँ और किसने हाँ, उससे पहले फ्रेमवर्क डेवलप करें। सबसे पहले देर हैज़ टू बी एन अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी इज़ नॉर्मली इन वन पर्सन और मे बी ए कॉलेजिएट बॉडी। देर आर रेगुलेटर्स who consist of maybe 5 members, 3 members or 7 members, or an authority may vest in one person। तो इसमें MD या CEO होता है। अगर कॉलेजिएट बॉडी हो तो उसमें वो कह देते हैं कि जी 6 या 7, जैसे SCCP के 7 कमिश्नर हैं, नेपरा के 5 मेंबर हैं, ओगरा के भी इसी तरह है। तो उसमें फिर वो कोरम दे के वो कह देते हैं जी आप ये सारा फाउंडेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाएं। सो बेसिकली वो क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे एक फ्रेमवर्क जो बताएंगे कि यार इस तरह प्रोक्योरमेंट होगी। दूसरी बात इनके वाली बिल्कुल दुरुस्त है, वो रेगुलेट करेंगे। आप बना तो लिया, बनाने के बाद ये है कि ये भी मेक श्योर करेंगे कि भाई ये ओपननेस, फेयरनेस जो इंश्योर हो रही है। सो इनवेरिबली यू विल सी कि जब भी गवर्नमेंट टेंडर करती है या बिड करती है तो वो पेपरा की वेबसाइट पे मौजूद होता है। सो बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ ए नोटिस, रादर ये तो एक्टिवली एक हो गया ना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी दूर चला गया, खाली अखबार में इश्तहार नहीं दे रहे वो। एट द सेम टाइम दे आर सेंडिंग एन ईमेल और ए लेटर टू दी पेपरा कि भाई ये सरकार का इदारा इतने करोड़ या इतने अरब रुपए का प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आप वो बेसिकली क्या होना चाहिए, मतलब होता है कि उनको पता चल जाता है कि ये लोग कर रहे हैं। तो उसके बारे में, टेंडर के बारे में अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो फिर जो है वो पेपरा को जो है वो शिकायत कर सकते हैं। सो डेवलपिंग द फ्रेमवर्क, रेगुलेटिंग द फ्रेमवर्क, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग। सो आप पेपरा, अभी मैं आप लोगों के साथ सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर भी कर दूंगा। अच्छा जी, अब ये बन गया। अब जो मैंने अगली चीज़ आपको बतानी थी कि जो जो मेथोडोलॉजी है वो मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफली बता देता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड। देखें, सबसे पहले जो जब भी कोई प्रोक्योरमेंट करनी है, अच्छा प्रोक्योरमेंट फिर वही बात हो गई कि 2 मिलियन से स्टार्ट हो गई बेसिकली। अच्छा, अप टू 2 मिलियन का जो है ना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग का कॉन्सेप्ट है सर्विसेज में स्पेशली। गुड्स का तो मैंने आपको बेंचमार्क बता दिया। 2 मिलियन तक अगर कंसल्टेंसी लेते हैं तो लॉ ये गुंजाइश देता है कि वो 3 लॉ फॉर्म्स को लिख देंगे, टेंडर नहीं करेंगे। लॉ ये खुद कह रहा है, रूल 46, 45, 46 एंड 46A, कि आप जो है ऐसा करें कि अगर किसी ने कोई एग्रीमेंट्स वेट कराने हैं या कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई भी लीगल काम करवाना है पब्लिक सेक्टर इदारे ने, तो वो 3 फर्म्स को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक TORs भेजेंगे कि भाई हमने ये काम करवाना है। जैसे हमारी फर्म को दे दें और 2 और फर्म्स को भेज दें, मार्केट से चेक करके कि ये लोग पावर का या कॉरपोरेट का काम करते हैं। साथ ही वो उनसे फिर कह देते हैं इन इस TOR का या जो काम हमसे बिडिंग डॉक्यूमेंट या कोई भी आपसे हमने ये एग्रीमेंट्स वगैरह ड्राफ्ट करवाने हैं, आप इसकी एक फाइनेंशियल प्रपोजल भी साथ भेज दें अप टू 2 मिलियन। यानी कि फिर 2 मिलियन से बैक आपने जो है ना वो फिर अगर आप करना चाहते हैं तो आप यू विल बिड रिलेटिवली लोअर। तीनों में से जो लोएस्ट होगा फिर उस TOR के मुताबिक तो वो फिर एक बेसिक सा एक डॉक्यूमेंट, बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि इस लॉ फर्म ने इस तरह के कितने काम किए हैं, इनके पास कितने लोग हैं, ठीक है जी, इनकी क्या फाइनेंशियल एबिलिटी है, एक बेसिक सा क्राइटेरिया, और इसके कितने पार्टनर्स ने LLM किया है। उस क्राइटेरिया की बेस पे उनको क्वालिफाई करेंगे और फिर फाइनेंशियल बिड्स खोलेंगे और देखेंगे एक ने 18 लाख का है, एक ने 17 लाख का है और एक ने 13 लाख का है। अगर तीनों क्वालिफाइड हैं तो 13 लाख वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके
काम कर लेंगे। अब इसकी भी एनालॉजी यही है कि 2 मिलियन की फिगर रख ली कि भाई अगर कोई रिलेटिवली छोटा काम है तो जल्दी से हो जाए। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको प्रोसेस अभी बताने वाला हूँ, इट माइट टेक मे बी 6 मंथ्स टू एन ईयर, और अगर चैलेंज हो जाए तो इससे भी ज़्यादा लग सकता है टाइम। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी एफिशिएंट। अगर ये प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो प्राइवेटाइजेशन भी इसीलिए अनसक्सेसफुल होती है। उसमें भी आपने बेस्ट बायर लेके आना होता है अपनी चीज़ का। यहाँ पे सरकार ले रही है कोई चीज़ तो वो देखती है कि बेस्ट ये कौन काम कर सकता है। जी ये आपने एग्जांपल दी कि ये 3 लॉ फर्म्स हैं, एक जो है 13 पे मान दी, 15 पे और एक 16 पे। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये कहती है कि जो 15 वाला है मार्क्स वाला है वो क्वालिफाइड ज़्यादा है, ये चीज़ चैलेंज हो सकती है कि आपने हालांकि अभी डिस्कशन अच्छा, गुड क्वेश्चन। जो जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अभी आइडेंटिफिकेशन है पहला स्टेप, इसी तरह वन ऑफ द स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। So one of the method of selection of a vendor or a contractor or a consultant is called quality and cost based procurement. Quality and cost based, जो अभी हम वैसे बाय द वे जो आपसे हम एक्सरसाइज शेयर करेंगे उसमें बादल साहब और अब्दुल्ला साहब आपको जो टेंडर डॉक्यूमेंट दिखाएंगे वो QCBS का है। अच्छा, उसमें फिर क्या करते हैं? उसमें ये करते हैं कि वंस यू want to make sure that you have to go with the best, then फिर आप ये करते हैं कि जो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ना उसका वेटेज ज़्यादा रख देते हैं। you're getting my point? The point is कि आप फिर बेसिकली ये कहते हैं कि यार ऐसा है कि फिर जो हमने बेस्ट हायर करना है ना, तो अगर वो 90% जो है वो उसकी टेक्निकल की एवेल्यूएशन का उसको दे देगा नंबर, ठीक है, तो वो फिर जो है वो चांस है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा। अच्छा, इन ए वाइस वर्सा सिचुएशन वो ये भी कह सकते हैं कि हम क्राइटेरिया इतना स्ट्रिंजेंट बनाते हैं कि इसमें जो आम बंदा है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब मिसाल के तौर पे वो क्या करें, हालांकि इट माइट साउंड अब्सर्ड टू समवन कि वो देखें यार लाहौर की 3 टॉप की लॉ फर्म्स क्या हैं, वो कोई बता देगा उनको जी ये 3 टॉप की फर्म्स हैं। उन्होंने कहा जी इसका क्या क्राइटेरिया? उसने कहा जी इन्होंने 10 पावर के प्रोजेक्ट किए हों, 15 जो है वो गवर्नमेंट की कंपनियों के साथ ये काम कर रहे हों, 25 जो है इनके क्लाइंट्स हों, इनके 25 एसोसिएट्स हों, इनके लाहौर इस्लामाबाद कराची में ऑफिस हों, सो यू कैन रेगुलेट इट। सो यानी कि लॉ is not would never restrict you, rather as a general principle you should understand as a lawyer कि किसी भी कानून में अच्छा काम करने को रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा आपको पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो आके कहे हमें यहाँ खड़े होके कि सर मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ लेकिन फलाना लॉ मुझे रोक रहा है। दिस इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ लॉ। आई हैव नेवर सीन इट। सो एनीबडी हु वांट्स टू डू ए राइट थिंग, law would never stop him to do it. Rather, there are multiple ways of bypassing a law which would maybe restrict someone to do what he think is right or otherwise it's right for this society. So same goes for the procurement. कि procurement में आप अगर अच्छे से अच्छा लाना चाहते हैं, yes you can structure a bidding document and you will get the best. आप चाहते हैं यार मैं क्वालिटी भी करूं लेकिन मैं हूं भी बहुत सस्ता, you can tailor the document accordingly. आप कहें यार मैं सबसे ही सस्ता लेना है, सो यू कैन टेलर दी बिडिंग डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली। तो फिर हमने ऐसा देखा, बाय द वे हमने ऐसा देखा लॉ फर्म्स में या अपनी फील्ड में भी कि कुछ फर्म्स ने इनिशियली जस्ट टू गेट द वर्क टू मेक देयर CV उन्होंने बहुत ही जो है ना मतलब क्या कहना चाहिए बहुत कम पैसों में जो है ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, जो कि नॉर्मली बंदा सुन के हैरान हो जाएगा कि यार इतने कम पैसों में ये बिडिंग डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट्स बना के दे रहे हैं। लेकिन फर्म चलाने वाले की स्ट्रैटेजी ये थी कि यार पहले लेट्स गेट इन, अदरवाइज तो मुझे कोई अंदर ही नहीं आने देगा। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। सो मैथडोलॉजी में पहले हुआ कि हम सपोज, अच्छा बाय द वे दिस इज़ द वे इट ऑपरेट्स। हमने ज़िंदगी में मैंने पंजाब हुकूमत के साथ काम किया तो मैंने इदारों को बनने की स्टेज को देखा कि भाई एक इदारा खड़ा करना है तो उसकी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी या जो चीफ मिनिस्टर ख़ुद हैं या उनकी जगह कोई बैठा है या उस डिपार्टमेंट के और बंदे वो किस तरह जो है वो बात कर रहे हैं कि लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं कि ये इदारा खड़ा करना है।
तो उस स्टेज पे ही जो है ना वो सारी ये चीज़ें कॉन्सेप्चुलाइज हो रही होती हैं कि ये इदारा ऐसे काम करेगा और ये इस तरह बनेगा, एक इसका एमडी होगा, एक उसके इतने मेंबर्स होंगे, इसका ये वाला फ़ंड होगा, ये वाला ये काम करेगा। तो इस तरह जो है ना जी ये इसी तरह फिर जब प्रोक्योरमेंट को स्टार्ट करनी है, फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट ने एक हेलीकॉप्टर ख़रीदना है, कोई पावर प्लांट लगाना है, या कोई 500 उनको लैपटॉप्स चाहिए, वट। और गाड़ियों का तो हमने अभी देख लिया ना, गाड़ियों का आसान है, डायरेक्ट जाना है, आपने जो चाहिए जाके पे ऑर्डर दें और गाड़ियाँ ले आएँ। बट जहाँ पे कंपटीशन करवाना है वहाँ पे आपको थोड़ा सा मुशक्क़त करनी पड़ेगी। सो पहला इज़ यस, क्या है, दे हैव टू आइडेंटिफाई द नीड, कि यहाँ से यहाँ तक सड़क बनानी ही बनानी है जी, ज़रूरी है, लिए लिख लें। पहली हो गई जी नीड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है जी प्लानिंग एंड स्पेसिफिकेशन। प्लानिंग एंड स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार का पैसा है, और अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्टर ये काम भी करके देगा तो वो नहीं करके देगा। इन गवर्नमेंट एवरीथिंग हैज़ टू बी इन ब्लैक एंड वाइट। अगर सरकार ने हमें कोई काम लीगल दिया है और लीगल काम के स्कोप में जो चीज़ें थी हमने इनवाइस की, उन्होंने पैसे दे दिया, वन फाइन मॉर्निंग दे सेड कि यार ये वाला भी हमारा काम कर दें, हम एज ए लॉयर अपने TORs देखेंगे, कहेंगे भाई ये तो इसमें काम ही नहीं है, इसके पैसे अलहदा दें। नॉर्मली ऐसे रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में लिटिगेशन इंक्लूड नहीं होती, तो वो फिर क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई ये आपसे को हम रिटेनरशिप इतने पैसे देते हैं, आप ऐसा करें हमारा केस भी कर दें, तो हम कहेंगे भाई TORs में देख लें, कोई नहीं लिखा, आप हमें अलहदा इसके पैसे देंगे। सो प्लानिंग एंड स्पेसिफिकेशन की स्टेज ये है कि आप जो बंदा उतना ही अक्लमंद बिठाएंगे जितना करने वाला आपने मार्केट से लेके आना है। अगर वो अक्लमंद नहीं होगा तो ही माइट वेस्ट द पब्लिक मनी, कि वो पूरी चीज़ें उसमें डाल नहीं सकेगा। सो प्लानिंग एंड स्पेसिफिकेशन। तीसरा आपका हो गया ये जो सिलेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो भी हैं, सिंगल स्टेज, टू एनवेलप, QCBS, 3-4 किस्म के हैं, ये प्रोक्योरमेंट के रूल्स में आप लोग देख लेंगे। अच्छा जी, देन है आपका बिडिंग एंड प्रपोजल प्रोसेस। अभी आप लोगों से मैंने जब जिक्र किया तो इट मीन्स कि आपने कोई ख़ास बिडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे अभी। आप एक बिड डॉक्यूमेंट हम आपको सैम्पल के तौर पे सारा गो थ्रू करवाएंगे और फिर एक ऐसी प्रोपोजिशन आपको देंगे जिस पे हमने काम भी किया कि अच्छा लॉयर्स कहाँ पे इसमें आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो लीगल इसकी स्ट्रक्चरिंग है ना, वो सारी वकील करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि इसमें सोलर पावर प्लांट लगाना है तो वकील को तो उसकी स्पेसिफिकेशंस का नहीं पता कि अभी सोलर पावर प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं, पुर्जे क्या क्या लगते हैं और कौन कौन सी स्टेज पे कैसे कैसे इसको करवाना है। तो फिर एक वकील के साथ एक टेक्निकल एक्सपर्ट बैठ गया। अच्छा, अब जब टेक्निकल एक्सपर्ट बैठ गया तो उसके बाद उसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग भी करनी है, तो एक आपको इसका फिर हमेशा फाइनेंशियल भी एक चाहिए होता है बंदा। सो हर जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोक्योरमेंट होती है उसमें 3 किस्म के एक्सपर्ट्स हैं, लीगल, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल। तो फिर उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाया और उसको अखबार में टेंडर कर दिया, छाप दिया लोगों के लिए स्पेसिफिकेशंस दे के, और साथ पेपरा में भेज दिया और फिर लोगों से प्रपोजल्स मंगवा ली। प्रपोजल्स को 2 तरह से आप कहते हैं, एक होती है टेक्निकल प्रपोजल। टेक्निकल प्रपोजल गेजेस द एबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू डू ए सिमिलर असाइनमेंट। जो टेक्निकल प्रपोजल होती है इसमें वो सारा अपना पास्ट एक्सपीरियंस, पहले से किए हुए काम, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है वो बताता है, और हर चीज़ के मार्क्स होते हैं 100 के ना, 100 की 100 मार्क्स की आपने फर्दर बाइफर्केशन की होती है, ये हम आपको डिटेल से दिखाते हैं अभी। और साथ में जब आप फिर उस टेंडर डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं कि भाई हम ये क्वालिफाई करेंगे, इसमें से 65 मार्क्स आर क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जो आपने क्राइटेरिया बनाया है उसमें से 65 मार्क्स जो लेगा, से 10 लोग आए, 10 फॉर्म्स ने अप्लाई किया, एवेल्यूएशन की कंपनी ने, और 10 में से सिर्फ 3 लोग जो हैं वो 65 मार्क्स हासिल कर सके। सो
all 3 are qualified, other 7 are not qualified for further processing. तो जो पहले 3 थे उनकी फाइनेंशियल प्रपोजल भी आई होगी, एक एक ख़त उन्होंने भेजा होगा कि भाई ये पावर प्लांट हम इतने में लगा के देंगे आपको टर्न की। तो उन तीनों की आप खोलेंगे बिड, और फिर अगर आपका प्रोक्योरमेंट मेथड जो है कि लोएस्ट जीत जाएगा तो फिर आप कोई फाइनेंशियल वेटेज आपने या टेक्निकल वेटेज नहीं दी हुई, तो वो देखेंगे कि जी ये इतने जो है वो एक की जो है वो से 2 अरब रुपया बिड है, एक की 1.5 अरब है और एक की 1 करोड़ है, और सॉरी 1 अरब है, तो 1 अरब वाला जीत जाएगा। ये सारा प्रोसेस है, ये हम आपको भी बताते हैं। इसको प्रोसेस को जब एवेल्यूएशन हो जाती है सारी, उसके बाद जो है देन कम्स अगेन, फिर वकीलों का एक काम हो जाता है। उसमें एक फर्म आके कहती है यार इन्होंने तो हमारी एवेल्यूएशन ही गलत की है। अब एवेल्यूएशन अगर गलत की है तो बेसिकली क्या किया है सरकार ने, दे हैव एनक्रोच्ड अपॉन द राइट्स ऑफ ए सिटीज़न और ए कंपनी के विच ही इज़ अदरवाइज एंटाइटल्ड टू गेट द वर्क बीइंग द बेस्ट। सो ही वुड एक्सपेक्ट कि मुझे बिल्कुल मेरिट पे ट्रीट करें और मेरिट पे मेरी जो है वो एवेल्यूएशन करें, और क्योंकि ये पब्लिक मनी है तो बेसिकली उसका राइट क्रिएट होगा ना जी। जब एक टेंडर टेंडर इज़ एन ऑफर और नॉट, यस और नॉट, इनविटेशन टू इट इज़ सॉर्ट ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर वंस यू नो गेट द टेंडर, कह सकते हैं टेंडर हो गया इन्विटेशन। उसके बाद आपने जाके सरकार से ले लिया टेंडर, उसमें जो प्रोसेस लिखा हुआ है, और उसके लिए बाय द वे यू हैव टू पे सर्टन मनी, मोस्टली जो है ना वो आपको स्टार्ट से ही जो है ना वो कुछ पैसे देने पड़ते हैं टू यू नो गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो एवेल्यूशन हो गई। एवेल्यूशन में अगेन वकील क्या करते हैं, क्योंकि पेपरा लॉज में कहीं पे भी कोई अपील नहीं है। यहाँ पे दो मैकेनिज़्म है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस के। एक है कि आप पिटीशन फाइल करते हैं विद दी बाय द वे सिमिलर कंपनी, एक ग्रीवेंस पिटीशन फाइल करते हैं, और उसमें लेकिन ये है कि उसके मेंबर्स पे जो है ना वो लिखा हुआ है लॉ में कि वही मेंबर्स नहीं होंगे जिन्होंने वैल्यूएशन की है ग्रीवेंस को एडजुडिकेट करने के लिए। और दूसरा फिर ये तरीका होता है, अगर वो भी ना करें तो फिर आप यू कैन फाइल ए रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट, उसमें जाके फिर आप इन चीज़ों को चैलेंज करते हैं। अच्छा, जब फिर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो गवर्नमेंट वुड एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी बिडिंग डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। उसमें फिर वो सारी चीज़ें एग्री करते हैं कि जी ये बिड सिक्योरिटी आया है, ये अच्छा ये आपकी वो पहली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वाली बात रेलिवेंट हो गई जो हमने पिछले एक्सरसाइज में रिलीज़ करवाने की अटैम्प्ट की थी। यहाँ गवर्नमेंट ये नहीं है कि कहेगी आएँ और आप पैसे ले लें, वो फिर उनसे परफॉर्मेंस बॉन्ड साइन करवाएंगे, परफॉर्मेंस गारंटी, कि आपको अगर हम इतने पैसे दे रहे हैं और हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट को सही तरह से तो हम आपकी परफॉर्मेंस गारंटी इन कैश कर लेंगे। और लास्टली जो है वो फिर क्या उसकी एक्सरसाइज रह जाती है, उस कॉन्ट्रैक्ट की मैनेजमेंट इन इट सेल्फ इज़ ए टारगेट। उसमें भी वकील और टेक्निकल और सब लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर माइलस्टोन्स होंगे। माइलस्टोन्स में लिखा होगा कि अगर पावर प्लांट लगाना है तो पहले जब आपने एडवांस पेमेंट ले ली तो 20 दिन के अंदर आपके इंजीनियर साइट पे पहुंच जाने चाहिए। 20 दिन के बाद जब साइट पे पहुंच गए हैं तो इतने अरसे में जो है वो प्लांट की चीज़ें या जो मशीनरी है या जो भी चीज़ लगनी है वो वहाँ पहुँच जाए। फिर अगेन उसका प्रोसेस लिखा होगा कि इतनी जो माउंटिंग है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इतने अरसे में खड़ा हो जाए, फिर आपका ये वाला पावर प्लांट का हिस्सा इतने दिन में लग जाए। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस एक मैनेजमेंट है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एट द सेम टाइम। सिंपल ये है कि इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट द स्पेसिफिकेशन माइट बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये बड़ा ही मज़े का काम है, आपस की बात है। एज ए लॉयर मतलब एनी वन डूइंग इज़ वुड ऑलवेज इन्जॉय कि इसमें ये है क्योंकि स्टेक्स बड़े हाई होते हैं इन सर्टन प्रोजेक्ट्स, एंड मोस्टली इट इज़ वेरी हाईली पेड सेगमेंट ऑफ द लीगल वर्क। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा आपको क्या कहना चाहिए, अच्छी लॉ फर्म या अच्छे वकील चाहिए, उतनी ज़्यादा फिर वो फ़ी चार्ज करेंगे। सो इन
relatively smaller projects there might be little fee, but 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट का काम करना और 100 अरब रुपए का काम करना इन लीगल पर्सपेक्टिव आर द सेम, क्योंकि फ्रेमवर्क इज़ द सेम। तो जब आपने छोटे किए होंगे कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ 4 करोड़, तो यू कैन एंड अप मे बी डूइंग रेकोडेक और इस तरह के जो बड़े बड़े जहाज़ ख़रीदने हैं गवर्नमेंट ने, या बड़े बड़े प्लांट्स लगाने हैं, व्हाटएवर। क्वेश्चन है रेको डे के हमेशा हमारा मतलब हमारे ऑन द पार्ट वो फॉल्ट क्यों है? देखिए फॉल्ट तो नहीं